अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टार्ट किया हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन जो है उसे डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न्स क्या हैं। देन हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स हैं, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये डिस्कस किए थे। फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट की जो फॉर्म्स हैं, जो टाइप्स हैं, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, इनको डिस्कस किया। देन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हमने कहा जी 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं: टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इस चैप्टर का इंतहाई अहम टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि पेपर में इस टॉपिक के आने के बहुत चांसेस होते हैं इस चैप्टर के हवाले से। अदरवाइज़ भी आप बिहेवियर के स्टूडेंट हैं, बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करें और आप एक अच्छे मैनेजर बन सकें। आप अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सबॉर्डिनेट्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को इम्प्रूव कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें बाय यूजिंग योर नॉलेज अबाउट बिहेवियर्स। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमने डिस्कस किया कि ये बिहेवियर का बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब लोग ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं तो उनके आपस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ऑपोजिशन क्रिएट होती है, दैट विल हार्मफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन अप टू सम एक्सटेंट। बट हमने इंटरेक्शनिस्ट व्यू पढ़ा जिसमें हमने ये कहा कि हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हार्मफुल नहीं होता। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो आज के इस टॉपिक पर आते हैं जी हम। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या है? देयर आर, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टेज 1 से इनिशिएट होता है, देन इट मूव्स टू द स्टेज 2, देन 3, देन 4 और लास्ट है स्टेज 5, दैट इज़ आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इंटरेक्शनिस्ट व्यू के एंगल में ही आपने सोचना है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो रिज़ल्ट है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट की आउटकम जो है वो हार्मफुल नहीं होती, बल्कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में इंटरेक्शनिस्ट व्यू का ख्याल है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होने चाहिए, देन इट इज़ पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगी। तो हम स्टेज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली स्टेज जो कॉन्फ्लिक्ट की आप देख रहे हैं, दैट नेम्ड एज पोटेंशियल ओपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। पोटेंशियल मतलब मुमकिना इख्तलाफात या इनकम्पैटिबिलिटी डिफरेंसेस, नाअहलियत भी इसको कहते हैं, नाअहल होना। इनकम्पैटिबिलिटी का यहाँ पर मतलब ये है जी आपस में डिफरेंसेस। तो मुमकिन ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटीज़, जब भी इख्तलाफ होगा तो उसकी फ़र्स्ट स्टेज ये होगी, देयर आर चांसेस ऑफ ऑपोजिशन एंड इनकम्पैटिबिलिटीज़ बिटवीन पीपल वर्किंग इन अ ग्रुप। अब उसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में वो पॉसिबल एंटीसीडेंट्स, वो पॉसिबल ऑपोजिशंस और इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो हैं उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है, इनिशिएट होता है। सेकंड स्टेज है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। कॉग्निशन का मतलब है लोग जान जाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पता चलता है। पर्सनलाइजेशन, वो अपने ऊपर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि उनका किसी के साथ इख्तलाफ है या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्री नहीं कर रहा, तो आप परसीव भी करते हैं इस स्टेज में और फेल्ट भी करते हैं। ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स हैं, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये सेकंड स्टेज में अराइज होते हैं। सेकंड स्टेज से आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड स्टेज है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब ये है द इंटेंशन, के लोग इंटेंट करते हैं, सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो फैसला करते हैं, उनकी एक इंटेंशन, राय कायम हो जाती है कि उन्हें इस तरह करना है। जब वो पर्सनलाइज कर चुके होते हैं, जब वो रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं, फेल्ट कर चुके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। फोर्थ स्टेज है बिहेवियर, कि आप क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवर्ट करते हैं। जब आपको इंटेंशन आपकी क्रिएट हो जाती है,
आप एक पर्टिकुलर जो है वो माइंड सेट लेकर उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे होते हैं, फिर आपका बिहेवियर जो है वो बाहर आता है, फिर आपकी आउटपुट बाहर आती है, फिर आप उसको जो है वो एग्जिबिट करते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं, उसको शो करते हैं, किसी के साथ झगड़ना, किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बोलना, या चीज़ों को इग्नोर करके लीव द रूम छोड़कर चले जाना, ये सब आपके बिहेवियर्स हैं जो इंटेंशन के बाद क्रिएट होते हैं। और आपके बिहेवियर्स की आउटकम जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इंट्रैक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक वो ग्रुप परफॉर्मेंस को एनहांस भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट: potential opposition and incompatibility, second is cognition and personalization, third is intentions, fourth is behavior, and fifth is outcome. Let's discuss these stages one by one. First stage, that is potential opposition and incompatibility. ये जो पोटेंशियल ओपोजिशन है और इनकम्पैटिबिलिटी, ये जो इख्तलाफात हैं, ये किसकी वजह से हो सकते हैं? तो आपके सामने पोटेंशियल ऑपोजिशंस और इनकम्पैटिबिलिटीज़ की 3 रीज़न्स लिखी हैं कि ये 3 वो रीज़न्स हैं, एंटीसीडेंट कंडीशंस हैं, मुमकिना हालात हैं, वाक़यात हैं जो कि इनिशिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, उसका बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, उसकी बेस बनते हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले जी कम्युनिकेशन गैप, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस। आप कुछ कह रहे होते हैं, दूसरा कुछ और समझ रहा होता है, या आपका मैसेज जैसे आप देना चाह रहे थे वैसा कन्वे नहीं हो पाता, दूसरा उसे वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। या कम्युनिकेशन के दरमियान जो डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, उसके नतीजे में आपकी आवाज़, आपकी राइटिंग, आपके अल्फाज दूसरे तक उस सेंस में नहीं पहुंचते जैसा आप समझाना चाहते हैं। तो सेमेंटिक डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, सेमेंटिक मीनिंग की डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कि आप कुछ और मीनिंग ले रहे होते हैं, दूसरा शख्स कुछ और मीनिंग उसके ले रहा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ओवर कम्युनिकेशन एंड नॉइज़, कम्युनिकेशन में नॉइज़ की वजह से, कम्युनिकेशन में गैप की वजह से, अदर एलिमेंट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जो कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं, दैट इज़ पोटेंशियल कॉज, मुमकिना वजह है ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की। सेकंड एंटीसीडेंट रीज़न है स्ट्रक्चरल इश्यूज़, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो तंजीमी ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो अरेंजमेंट है ड्यूटीज़ की, लोगों के आपस में जो ग्रुप्स के जो आपस में मेंबर्स के जो रिलेशनशिप हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो हिरार्की है, उसमें इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ एंड स्पेशलाइजेशंस ऑफ जॉब। अब साइज़ बहुत ज़्यादा हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, या एक सुपरवाइज़र के अंडर जो है वो नंबर ऑफ़ जो है सबऑर्डिनेट्स वो ज़्यादा काम कर रहे हों। फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब स्पेशलाइजेशन, कि आप जिस काम के स्पेशलाइज हैं, आपको वो जॉब अगर नहीं दी गई, या आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आप उसके लिए स्पेशलाइज नहीं हैं, आप में वो स्किल्स नहीं हैं। तो साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होने की वजह से, एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ के ज़्यादा होने की वजह से, एक ग्रुप का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो है वो कॉज बनता है, ये वजह बनता है कॉन्फ्लिक्ट की। सेकेंड है जुरिस्डिक्शनल क्लैरिटी और एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है अनक्लियर होना, मतलब आपको आपके इख्तियारात के बारे में क्लियरली नहीं पता। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको आपकी जुरिस्डिक्शन, आपके दायरा कार के बारे में वाज़िया नहीं करती, क्लियरली नहीं बताती, उसमें एम्बिग्विटी है, तो लोग जाहिर सी बात है एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे की दायरा कार में, इख्तियारात में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। देन थर्ड एंटीसीडेंट रीज़न है स्ट्रक्चर के हवाले से, दैट मेंबर गोल इनकम्पैटिबिलिटी, कि मेंबर्स को जो गोल दिए गए हैं, मेंबर उन गोल्स को परफॉर्म करने के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, अहल नहीं हैं, या बहुत डिफ़िकल्ट गोल दे देना, या ऐसे गोल्स जो अचीवेबल ना हों, जो रियलिस्टिक ना हों, ऐसे गोल्स अचीव करने में मेंबर्स जो हैं, ग्रुप मेंबर, वो हेजिटेट करते हैं, वो डिसलाइक करते हैं,
दैट्स वाई जो ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस नहीं हो पाती, ग्रुप मेंबर्स का अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने कोलीग्स के साथ झगड़ा रहता है, इख्तलाफात रहते हैं। देन लीडरशिप स्टाइल्स, देखें हर ग्रुप का एक लीडर होता है। हमने कहा था जी कि ग्रुप्स में इवन अ सेल्फ मैनेज टीम, उनमें भी लीडर की ज़रूरत है, जब हमने ग्रुप्स एंड टीम्स का टॉपिक पढ़ा था। लीडरशिप स्टाइल क्लोज एंड पार्टिसिपेटिव, क्लोज है या पार्टिसिपेटिव है, क्या वहाँ पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है या डेमोक्रेटिक स्टाइल है। अब कुछ ग्रुप्स में डेमोक्रेसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कुछ ग्रुप में क्लोज लीडरशिप स्टाइल की वजह से, ऑटोक्रेटिक स्टाइल की वजह से, मतलब सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की वजह से, जहाँ पर ग्रुप मेंबर से राय नहीं ली जाती। कुछ ग्रुप्स में इस वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कुछ ग्रुप्स में डेमोक्रेसी की वजह से, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, जब हर किसी को इख्तियार दे दिया जाता है, मौका दे दिया जाता है पार्टिसिपेशन का, तो हर कोई अपनी राय का इजहार करता है, जिसकी वजह से भी इख्तलाफ जो हैं वो पैदा होते हैं। देन स्ट्रक्चर में रिवॉर्ड सिस्टम, अगर रिवॉर्ड सिस्टम विन एंड लूज़ है, विन एंड लूज़ रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ग्रुप्स में ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ लोग विन करते हैं और कुछ लोग लूज़ कर देते हैं। सब विन नहीं कर सकते, बेशक सब अच्छा परफॉर्म करें, सब अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उनमें से कुछ लोगों को चूज़ किया जाता है और उनको जो है वो विनर करार दे दिया जाता है। तो लोगों में आपस में एक लेट डाउन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, लोगों में इंटेंशन बढ़ जाती है। लोग ये समझते हैं कि अगर मैं लूज़ किया तो उसकी वजह दूसरा विन करने वाला होगा, या हर कोई जो विनर बनना चाहता है वो जाहिर सी बात है चाहता है कि वो विन करे, कोई और लूज़ कर ले। देन डिपेंडेंस एंड इंटर डिपेंडेंस ऑफ ग्रुप्स के मेंबर्स की आपस में एक दूसरे पर इन्हसार करना, ये वजह बनता है। अगर हर कोई अपना अपना काम अपने अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने अपने दायरा कार में कर रहा हो तो कम चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने के। लेकिन जहाँ पर टास्क जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, आपको मिलकर काम करना होता है, आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपका जो अदर ग्रुप मेंबर है वो कैसा परफॉर्म करता है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के ये चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमने दो अभी पोटेंशियल कॉजेज़ डिस्कस की हैं, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज़। थर्ड इशू है जी जो वजह बनता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का, दैट इज़ पर्सनल वेरिएबल्स। पर्सनल वेरिएबल का मतलब है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। लोगों में पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं, लोगों में वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होता है, तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। किसी के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए टाइमिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वर्किंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मेंबर सुपरवाइज़र रिलेशनशिप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हर किसी की पर्सनैलिटी जो है वो एक्सट्रोवर्टेड है, किसी की इंट्रोवर्टेड है, कोई ज़्यादा कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी का मालिक है, कोई लेस ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। तो जब ऐसे मेंबर ग्रुप में आ जाते हैं जिनके दरमियान आपस में पर्सनैलिटी टाइप्स का डिफरेंस होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डिफरिंग इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम हमने पढ़ा था कि जब आप के नज़दीक जो चीज़ें अहम हैं उनको आप एक तरतीब से लिख देते हैं कि मेरे लिए सबसे अहम ये है, सेकंड पर ये है, थर्ड पर ये है, दैट इज़ कॉल्ड योर वैल्यू सिस्टम। तो आपके नज़दीक अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब दूसरे के नज़दीक जो है वो परफॉर्मेंस आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है आपके और उसके दरमियान जो है वो क्लैशेस अराइज होंगे, डिफरेंसेस और पोटेंशियल अपोजिशन है, इनकम्पैटिबिलिटी है, इख्तलाफ है। इसी तरह पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ ज़्यादा बोलने वाले, जैसे बताया मैंने आपको, कुछ कम बोलने वाले। तो ये पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं, इम्कानात होते हैं, पोटेंशियल ऑपोजिशन एंटीसीडेंट कंडीशंस होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसकी वजह से जो ग्रो करता है, आप समझ लें यहाँ पर वो पैदा हो रहा है, जो आपको एक बेस मिल रही है जिसके वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सेकंड स्टेज की तरफ मूव करते हैं जी। सेकंड कंडीशन स्टेज है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, जिसमें लोगों को जब ये पोटेंशियल ऑपोजिशन होती है तो आपको ये फ़ील होता है, कोई आपको बताता है या आपको कहीं से पता चलता है कि फ़लाँ आपके बारे में क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट आपके बारे में क्या फ़ैसला कर रही है, मतलब आपको कहीं से सुनने को मिलता है, या मीटिंग में आप कोई राय का इजहार करते हैं, कोई दूसरा उसके अगेंस्ट बोल देता है, तो आपको वहाँ पर फेल्ट होता है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। आप ये परसीव करते हैं कि भाई कोई मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है,
या कोई मेरी राय से इत्तफाक नहीं कर रहा, या जैसा मैं चाहता हूँ दूसरा वैसा नहीं चाहता। तो ये भी स्टेज है कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट की सेकंड स्टेज है जी, इसमें दो समझ लें इंटेंसिटी हैं। सबसे पहले लोग परसीव करते हैं, उसके बाद फेल्ट करते हैं। परसीव क्या है? अवेयरनेस, आपको इस बात का पता चलता है बाय वन और मोर पार्टीज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन, कि भाई आपको ये अवेयरनेस मिलती है, ये ख़बर मिलती है, ये पता चल जाता है, ये जानकारी मिल जाती है दैट देर आर सम कंडीशंस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अराइज, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो सकता है या हो रहा है, या मुमकिन है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो। अब उन कंडीशंस के परसीव होने की वजह से जब आप परसीव कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेज है जी इमोशंस आर एक्सप्रेस दैट हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इवेंचुअल आउटकम। आपके जब आप उसे परसीव कर लेते हैं, फिर आपकी इमोशंस में नाराज़ी नज़र आ रही होती है, आपके चेहरे पर, आपके इनर सेल्फ में, आपके आउटर में पता चलता है, गुस्से से, खुशी से, सेटिस्फेक्शन से, डिससेटिस्फेक्शन से, आपके चेहरे की रंगत से, आपके बोलने के अंदाज से, आपकी जो वॉइस है उसकी पिच से, कि भाई आपने इसको फेल्ट किया है। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग एनजाइटी, जिसकी वजह से आप टेंशन का, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के बारे में आपकी इमोशन बन जाती हैं किसी दूसरे के बारे में। हॉस्टिलिटी आपका उसके बारे में आप उसको अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, आप उसको अपने मुखालिफ समझना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप परसीव करते हैं, देखें जैसे वैसे आप कुछ फेलोज़ जो हैं वो इकट्ठे खड़े हों, बातचीत हो रही हो, किसी पॉइंट पर कोई अपनी राय दे, आप अपनी राय दें। वहाँ पर जब राय का इख्तलाफ होता है तो आप इस बात को परसीव करते हैं कि भाई मेरे और उसके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे और उसके दरमियान में जो है वो एग्रीमेंट नहीं है, हम एक पॉइंट पर जो है हमारा स्टांस सेम नहीं है। पहले परसीव करते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है तो वो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाती है, कि आप उसको फेल्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है जी, जहाँ पर आपको ये परसीव हो जाता है और आप ये फेल्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपके और दूसरों के दरमियान में, या आपके और दूसरे शख्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो चुका है। थर्ड स्टेज है इंटेंशन। फिर आप फैसला करते हैं भाई आपको क्या करना है। सम टाइम आप कॉन्फ्लिक्ट में फ़ैसला करते हैं भाई आप इसको इग्नोर कर देंगे। सम टाइम आप समझते हैं नहीं भाई मैं अपना हक़ लेकर रहूँगा, मैं इग्नोर नहीं करूँगा। सम टाइम आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है जी मैं कुछ लूज़ कर दूँगा, कुछ विन कर लूँगा, दूसरा भी कुछ लूज़ कर दे, कुछ विन कर दे, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सम टाइम आप बिल्कुल अपना जो मकसद है, अपना जो हक़ है वो छोड़ देते हैं कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, तुम जीत जाओ, तुम हासिल कर लो जो तुमने हासिल करना है। तो आप दूसरे के लिए अपना बेनिफिट सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो जो आप सेक्रीफाइस करते हैं वो शायद आप सम टाइम जानबूझकर करते हैं, सम टाइम हालात के मुताबिक आप समझते हैं जब यहाँ पर अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाऊँगा तो उसमें मेरा अपना नुकसान होगा। तो सम टाइम आप पॉलिटिकली जो है उसको छोड़ देते हैं, और सम टाइम आप स्टैंड ले लेते हैं। तो दो तरह के एंगल्स हैं जी कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंशन के हवाले से। जब आप फैसला करते हैं कि आप एक सर्टन जो इंटेंशन है, सर्टन जो वे आउट है वो अपनाएंगे इस कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में। इंटेंशन का मतलब ये है जी डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे, कि आप फैसला करते हैं कि भई आप इस तरह करेंगे, ये रिएक्शन शो करेंगे। बिहेवियर डज नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इंटेंशन, मतलब इसका ये है कि हमेशा आप वैसा नहीं करते जैसा आप करना चाहते हैं। मतलब आप कभी भी अपना हक़ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कुछ वक्त में आपको छोड़ना पड़ता है। सम टाइम आप समझते भी मेरा हक़ नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप स्टैंड ले लेते, नहीं जी मैं हासिल करके रहूँगा। तो बिहेवियर जो है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं, हमेशा हर जगह पर एक जैसा रहता ही नहीं, ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। फ्रेंड्स के दरमियान बिहेवियर डिफरेंट होता है, कोलीग्स के दरमियान बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, सुपरवाइज़र और जो सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हैं और आप जो है आपका एक्सीडेंट किसी गाड़ी वाले के साथ हो जाता है, वहाँ पर आप पोलाइट बिहेवियर शो कर देते हैं। और अगर आप गाड़ी चला रहे हों, कोई दूसरा बाइक पे जा रहा हो, आपका उसके साथ टक्कर हो जाए, तो आप गाड़ी में बैठकर शायद आप ज़्यादा अग्रेसिवली अपना बिहेवियर जो है वो शो करते हैं।
तो बिहेवियर जो है वो इंसान का चेंज होता रहता है। डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, एक है असर्टिव और एक है अनअसर्टिव। और अगर आप हॉरिजेंटल एक्सिस पर देखें तो एक साइड पर है अनकोऑपरेटिव और एक साइड पर है कोऑपरेटिव। देखें ये दो डिफरेंट एंगल हैं, असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब है कि आप अपने हक को हासिल करना चाहते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, आप चाहते हैं भाई आप अपने फ़ायदे को, अपने मुफाद को हासिल करें। जबकि कोऑपरेटिवनेस का मतलब है कि आप अपना हक छोड़ देते हैं और आप दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा सेटिस्फाई हो जाए, दूसरे की जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, वो पूरी हो जाएं। तो कोऑपरेटिवनेस का मतलब है आप सेक्रीफाइस कर दें, दूसरे को विन करने दें। असर्टिवनेस का मतलब है कि आप स्टैंड ले लें और आप अपने हक के लिए खड़े रहें। आप ख़ुद जो है वो विन करना चाहते हैं और दूसरे को आप चाहते हैं बेशक वो लूज़ कर दे। तो हम इसको इस तरह से समझ लें, कोऑपरेटिवनेस का मतलब है कि आप कुछ लो और दो की पॉलिसी पर चले जाते हैं, और असर्टिवनेस का मतलब है कि आप सिर्फ विन करना चाहते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं। और अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ पर आप ज़्यादा असर्टिव होंगे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा अगर दूसरा भी असर्टिव है। देखें अगर एक पार्टी बहुत असर्टिव है, दूसरी कोऑपरेटिव है, तो फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ असर्टिव हैं तो फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है अपनी टॉप तक जाएगा, अपने पीक लेवल तक जाएगा। तो हम ये डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ इंटेंशंस बनती हैं जी, अगर हम इनको कंबाइन करें तो सबसे पहले अगर आप इस कॉर्नर में देखें तो यहाँ पर है अनकोऑपरेटिव और अनअसर्टिव। अनअसर्टिव का मतलब है ना आप अपने आप को, अनअसर्टिव आप अपने जो हक है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते, मतलब आप चाहते हैं खैर है दूसरा विन कर ले। और दूसरी साइड पर आप क्या हैं, अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव का मतलब ये है कि आप जो है वो दूसरे को भी विन नहीं करने दे रहे, मतलब ना आप खुद अपने कंसर्न्स को, अपने बेनिफिट को उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ना दूसरे को विन करने दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी इंटेंशन को हम कहते हैं अवॉइडिंग, जिसमें क्या होगा, ना आप विन करेंगे ना आप दूसरे को विन करने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं भाई ना आपको जो मिला है ना आपको मिले, ना किसी दूसरे को मिले, तो इसको हम कहते हैं अवॉइडिंग। सेकंड कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है आप असर्टिव हैं, आप चाहते हैं भाई आप हासिल करें, आपको आपकी अचीवमेंट जो है वो मिले, आपको आपके गोल्स अचीव हों, आप जो चाहते हैं वो आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल हों। दूसरी साइड पर आप क्या हैं, अनकोऑपरेटिव। अगर आप असर्टिव हैं और अनकोऑपरेटिव हैं तो दैट इंटेंशन इज़ कॉल्ड कंपीटिंग। फिर आप फाइट करेंगे, compete करेंगे, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं हैं, आप क्या हैं, असर्टिव हैं। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, अपने कंसर्न्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने बेनिफिट्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक ये सेंटर स्टेज है। सेंटर स्टेज का मतलब है आप मिडल लेवल के कोऑपरेटिव हैं और मिडल लेवल के असर्टिव हैं। इसको हम कहते हैं कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी, कि आप कोऑपरेटिव भी हों और असर्टिव भी हों। कुछ आप खुद विन करना चाहते हैं, कुछ कोऑपरेटिवनेस, कुछ आप दूसरे को चाहते हैं कि वो अपने कंसर्न्स को सेटिस्फाई कर ले, वो कुछ बेनिफिट हासिल कर ले। ये बेस्ट कंप्रोमाइजिंग की कंडीशन है, लेकिन ये तब देखें इफ़ेक्टिव होगी जब दूसरी पार्टी भी स्टेज पर हो। अगर वो असर्टिव है हाई लेवल पर, आप कंप्रोमाइजिंग हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी कुछ लेवल के असर्टिव हैं। अगर वो एक्सट्रीम लेवल का असर्टिव है तो फिर भी फाइट बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो कंप्रोमाइजिंग जो है ये बेस्ट कंडीशन है, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी है, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं। देन हम आ जाते हैं जी फोर्थ स्टेज पर, दैट इज़ अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब ये है कि आप अपना हक छोड़ देते हैं, अनअसर्टिव अपना हक छोड़ देते हैं, कोऑपरेटिव दूसरे को उसकी जो ख्वाहिशात हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हासिल करने देते हैं। कोऑपरेटिव है मतलब आप दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और अनअसर्टिव का मतलब आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते, मतलब अपने कंसर्न्स को छोड़ देते हैं दूसरे के कंसर्न्स के लिए। दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिंग। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंप्रोमाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग।
लास्ट स्टेज है दैट इज़ कोऑपरेटिव एंड असर्टिव। कोऑपरेटिव एंड असर्टिव का मतलब ये है कि आप असर्टिव भी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। इसका मतलब है कोलैबोरेटिंग, आप मिलकर काम करते हैं। देखें थोड़ा डिफरेंस है कंप्रोमाइजिंग में और कोलैबोरेटिंग में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप मिलकर साथ चलते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं बेनिफिट्स को, इकट्ठे मिलकर मेहनत करते हैं, एक हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, उसको उसके कंसर्न उसने हासिल कर ली, कंप्रोमाइजिंग में आपने अपने कंसर्न हासिल कर ली। यहाँ पर क्या है कि आप एक हो जाते हैं, यूनिटी शो करते हैं, मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, एक हो जाते हैं, इख्तलाफात ख़त्म कर देते हैं आपस में। तो ये असर्टिव और कोऑपरेटिव इंटेंशन है। तो इंटेंशन 5 टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ असर्टिवनेस एंड लेवल ऑफ कोऑपरेटिवनेस। तो ये थर्ड स्टेज थी जी, इंटेंशन। फोर्थ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं जी। फोर्थ स्टेज है बिहेवियर, कि वो इंटेंशन जिसके बारे में आपने डिसाइड करना है आप कि आप किस तरह जो है वो डिसीजन कर रहे हैं कि आप किस तरह एक्ट करेंगे इन अ गिवन वे। उसके बाद आप बिहेवियर शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, जो आपकी इंटेंशन होती है उसे शो ऑफ करते हैं, लोगों को नज़र आता है कि भाई आपने ये बिहेवियर शो किया है। अब आपकी जो आपका जो बिहेवियर है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकता है और स्टिमुलेट भी कर सकता है। द यूज़ ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टिमुलेशन। रेजोल्यूशन का मतलब है आप कॉन्फ्लिक्ट को कम भी कर सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं, और स्टिमुलेशन का मतलब है आप कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, बढ़ावा भी दे सकते हैं टू अचीव द डिज़ायर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर जैसा आप चाहेंगे, अगर आपका बिहेवियर ये डिफ़ाइन करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट का कौन सा लेवल है। अगर आप रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो है वो डाउन रहेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होगा, या कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और ये अपने एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा, जहाँ पर पार्टीज़ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, फिज़िकल हार्म पहुँचाने की कोशिश करती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है जी कि आप क्या कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए रेजोल्यूशन टेक्निक्स पर जाते हैं या स्टिमुलेशन टेक्निक पर जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूम आपके सामने ग्राफ गिवन है, मतलब कॉन्टिन्यूम का मतलब है ये लोअर लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको दिखाया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ तक जा सकता है अल्टीमेटली। तो सबसे पहले जी, अगर नो कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अगर अपर स्टेज पे चले जाएं तो माइनर डिसएग्रीमेंट्स हैं, माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। इसकी थर्ड स्टेज है, बढ़ता जाएगा, अवर्ट क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग ऑफ अदर। एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है कि माइनर डिसएग्रीमेंट से अब आप ओवर्ट क्वेश्चनिंग, दूसरे से जवाब मांगना शुरू हो गए, सवाल करना शुरू हो गए, एक्सप्लेनेशन मांगना शुरू हो गए, चैलेंज करना शुरू हो गए, अपनी पावर शो करना शुरू हो गए। इसकी फोर्थ स्टेज है असर्टिव वर्बल अटैक्स, कि आप क्या करते हैं, आप दूसरे को बातों में अटैक करते हैं। आप इसको एब्यूज़ भी कह सकते हैं, बुरा भला कहना, दूसरे को बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हार्म पहुंचाना, वर्बल अटैक करना एक दूसरे पर। देन थ्रेट्स एंड अल्टीमेटम, दूसरे को डराना, धमकाना, उसे धमकियां देना, अल्टीमेटम देना। ये नेक्स्ट स्टेज है, स्टिमुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। इस तरह जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है जी अग्रेसिव फिज़िकल अटैक, कि आप एक दूसरे पर फिज़िकली बॉडीली अटैक करते हैं, एक दूसरे को फिज़िकली टच करते हैं, धक्का देते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, कोई चीज़ उठाकर मारते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है जी, ओवर्ट एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय द अदर पार्टी, कि आप अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं कि दूसरी पार्टी को आप ख़त्म कर दें, रास्ते में से हटा दें। आप इसको इस तरह से ले लें, हम यहाँ नहीं कहते भाई आप किसी का मर्डर कर देते हैं, इसका मतलब ये है जी आप दूसरी पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन से निकलवा देते हैं, उसको उसके ख़िलाफ़ एक ऐसा मुकदमा बना देते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक ऐसा आप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं कि आप दूसरी पार्टी को अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। ये तो हो गया जी कॉन्फ्लिक्ट के स्टिमुलेशन के, कॉन्फ्लिक्ट इस तरह स्टिमुलेट करता है, बढ़ता चला जाता है।
आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स कौन सी हैं, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करते हैं। यही 4 स्टेज पे हम पहुँचे हैं जी। एक तो हमने अभी डिस्कस किया भी, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेशन की तरफ लेकर जाएंगे तो वो अल्टीमेटली ओवर्ट एफर्ट टू डिस्ट्रॉय द अदर पार्टी पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट 4th स्टेज में ही आपके नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स को क्या करें, आप इस तरह से डिवाइड करें कि लोग उन्हें सॉल्व कर सकें, गोल लोगों के लिए आसान बना दें, या लोगों को वसाइल दे दें जिन वसाइल की कमी की वजह से लोग आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप वसाइल की तकसीम ज़्यादा कर दें, या अवॉइडेंस की तरफ चले जाएं, इग्नोर करना शुरू कर दें, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। स्मूथिंग, चीज़ों को लाइट लेना शुरू कर दें, कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें, आप कुछ सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें। अथॉरिटेटिव कमांड का यहाँ पर मतलब ये है कि जिसके पास अथॉरिटी है वो अपनी कमांड को यूज़ करते हुए, जो सीनियर्स हैं, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, जो सुपरवाइज़र्स हैं, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके जो 2 पार्टीज़ हैं वो जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो रहा है उनको रोकें कि वो कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट ना करें। जैसे छोटों की लड़ाई में बड़ों का आ जाना, ये अथॉरिटेटिव कमांड होती है। देन अल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल्स, लोगों के आपस में जो इख्तलाफ हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, आप उन ग्रुप की कंपोजिशन बदल दें। एज अ मैनेजर, ग्रुप में जो लोग आपस में झगड़ते हैं तो आप एज अ मैनेजर क्या करें जी, अल्टरिंग द स्ट्रक्चरल वेरिएबल। वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हमने पढ़े थे ना कि जो फर्स्ट स्टेज में कि लोगों के दरमियान स्ट्रक्चरल इश्यूज अराइज होते हैं, मेंबर गोल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, फिर जुरिस्डिक्शन एम्बिग्विटी होती है, फिर लीडरशिप स्टाइल में डिफरेंसेस होते हैं। तो आप एज अ मैनेजर क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं लोगों के वो ख़त्म कर दें। फिर कम्युनिकेशन गैप को एज अ मैनेजर आप रिड्यूस करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन नॉइज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एक और तरीका ये भी है कि ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर, कि आप किसी सालिस को, किसी आर्बिट्रेटर को, किसी दरमियानी, किसी आउटसाइडर को लेकर आएँ जो 2 पार्टीज़ के दरमियान में सुलह करवाए। रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करें, मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स को चेंज कर दें, ग्रुप मेंबर्स को चेंज कर दें। जो ग्रुप आपस में जिनके मेंबर्स में इख्तलाफ ज़्यादा हैं उनके ग्रुप्स में आप डिफरेंट ग्रुप्स में शफलिंग कर दें, लोगों की ट्रांसफ़र्स कर दें, एक डिपार्टमेंट के हेड को किसी दूसरे डिपार्टमेंट का हेड बना दें ताकि उनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ख़त्म हो सकें। लास्ट टेक्निक है जी अपॉइंटिंग अ डेवल्स एडवोकेट। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। डेवल्स एडवोकेट का मतलब ये है जो झगड़े का बायस है उसी को झगड़े का फ़ैसला करने के लिए बिठा दिया जाए। तो क्या होगा फिर, वो उसको ख्याल होगा कि वो एक एडवोकेट है, वो एक आर्बिट्रेटर का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर्स क्या करते हैं, जो क्लास में सबसे शैतान बच्चा होता है ना, अक्सर उसको क्या कहते हैं जी कि तुमने क्लास का ख्याल रखना है जी, कोई शोर ना करे, या तुमने देखना भाई कोई चीटिंग ना करे, जिसके ऊपर ज़्यादा डाउट होता है कि भाई ये चीटिंग करेगा। इससे क्या होता है, उस पर कम से कम एक प्रेशर होता है भाई कि कम से कम अब उसे चीटिंग नहीं करनी। तो अपॉइंटिंग अ डेवल्स एडवोकेट ये भी एक टेक्निक है कि जो वजह होती हैं बुराई की आप उन्हीं को एडवोकेट बना देते हैं, उन्हीं को उसकी पहरेदारी पे लगा देते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है। तो ये 4th स्टेज यहाँ पर हमने कॉन्फ्लिक्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है उसकी 4 स्टेजेस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। स्टेज नंबर 1 था जी पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। स्टेज नंबर 2 थी कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। स्टेज नंबर 3 थी इंटेंशन। स्टेज नंबर 4 थी बिहेवियर। लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, दैट इज़ आउटकम। ये कॉन्फ्लिक्ट की आउटकम क्या होगी? तो बड़ा सिंपल है जी, कॉन्फ्लिक्ट की आउटकम यहाँ फंक्शनल होगी, यहाँ डिसफंक्शनल होगी। अंडरस्टूड है कि कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा यहाँ बेहतर होगा, यहाँ बेनिफिशियल होगा, यहाँ हार्मफुल होगा। तो ये आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ फंक्शनल होगी, बेनिफिशियल होगी, ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस कर देगी। यहाँ ये डिसफंक्शनल होगी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होगी। तो फंक्शनल कैसे होगी जी? इसका मतलब ये है जी ग्रुप परफॉर्मेंस इसकी वजह से इन्हांस हो जाएगी।
या क्वालिटी ऑफ डिसीजन आपकी बेहतर हो जाएगी। ये फंक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं, आउटकम्स हैं। या स्टिमुलेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तख्लीक बढ़ जाएगी, जिद्दत बढ़ जाएगी, नई चीज़ें तैयार होने लगेंगी, नई ईजादात होने लगेंगी, आइडियाज़ मिलने की वजह से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपके पास बेटर ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगी। एनकरेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, लोगों में इंटरेस्ट, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, लोगों में तजस्सुस बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा मुमकिन है कि हर कोई अपनी राय का इजहार करे, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करे। वो जो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से फंक्शनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रोविजन ऑफ मीडियम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है जी कि ऐसा रास्ता निकल आएगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे तरीक़ाकार जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सामने आ जाएंगे कि जिनकी वजह से जब भी प्रॉब्लम अराइज़ होगी आप वो मेथड जो हैं वो अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। या क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एंड चेंज, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि लोग अपने आप को खुद इवैल्यूएट करेंगे, चेंज लेकर आएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। लोगों में सेल्फ मॉनिटर जो क्वालिटी है सेल्फ मॉनिटरिंग की वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये फंक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं जी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के। डिसफंक्शनल क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ डिसकंटेंट, लोग जो हैं वो बेइत्मीनानी का शिकार हो जाएंगे, ये भी मुमकिन है कॉन्फ्लिक्ट की वजह निकले। रिड्यूस ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस, ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिटार्टेड कम्युनिकेशन, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, बोलचाल ख़त्म हो जाएगी, आपस में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगी। देन रिड्यूस ग्रुप कोहेसिवनेस, लोगों में मिलकर काम करने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा, लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, ये इसका डिसफंक्शनल इफ़ेक्ट है। इन फाइटिंग अमंग ग्रुप मेंबर्स ओवरकम्स ग्रुप गोल, कहता है लोगों के दरमियान जो फाइटिंग है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, उसकी वजह से ग्रुप के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये फंक्शनल और डिसफंक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं जी। आपको ये भी बता दिया गया कि भाई अगर आप एक मैनेजर हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेशन की तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी क्या वजूहात, क्या एंड उसका हो सकता है, और अगर आप चाहें तो आपको ये भी बता दिया गया कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये इस चैप्टर का जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर की, इस टॉपिक की समरी ज़रा सुन लें। वो देखें ये लाइन में लिखी हुई है, रिवॉर्ड डिसेंट एंड पनिश कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर्स। इस चैप्टर में यही हमने सीखना था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना चाहिए अप टू सम एक्सटेंड, ये परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। तो इस चैप्टर का ये क्रक्स है, ये समरी है कि आप कोशिश करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। उसके लिए आप क्या करें कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं ना उनको पनिश करें, और जो इख्तलाफ राय रखते हैं लोगों को मौका दें, लोगों को रिवॉर्ड दें। जो डिसेंड करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अप टू सम लेवल ये अराइज़ होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो सके। तो हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि हमें कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अप टू सम एक्सटेंड कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अराइज़ होने चाहिए ताकि आप फंक्शनल आउटकम उसकी देख सकें। तो उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट